आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। कक्षा 6, 7, 8, 9 की ज्योग्राफी खत्म करने के बाद आज की इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो क्लास 10th है उसकी ज्योग्राफी। तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे जिसका की नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन और विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है संसाधन, तो संसाधन क्या चीज होते हैं इस चीज के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो संसाधन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हमारे पर्यावरण के अंदर जो भी चीज या पदार्थ ऐसा कोई मौजूद है अगर वो हमारे लिए उपयोगी है, यानी कि कोई भी वस्तु या फिर पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी है तो वो क्या कहलाएगा, उसी को ही संसाधन कहेंगे। तो ये जो डेफिनेशन थी ये हम पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अब कक्षा 10th के हिसाब से अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के अंदर ये चीज तो शामिल होगी ही होगी कि हमारे पर्यावरण के अंदर जो भी वस्तु या पदार्थ हमारे लिए उपयोगी है वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ शब्द और भी हम इसके साथ जोड़ेंगे कि भाई पर्यावरण के अंदर देखिए कोई वस्तु या पदार्थ तो उपलब्ध हो गया है और वो उपयोगी भी है, लेकिन इसके अलावा उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए ये चीज भी यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी पदार्थ जो मैंने बताया कि भाई हमारे लिए उपयोगी है, तो सबसे पहले उस पदार्थ को हम तक पहुंचाने के लिए यानी कि उपयोगी बनाने के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जरूर उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी वस्तु ले लीजिए दैनिक जीवन में आप लोग, जैसे कि आप किचन में खाना बनाते हैं, जो रसोई घर का आपका सिलेंडर है तो उस गैस से हम लोग खाना बना रहे हैं और जो सिलेंडर है वो क्या है, बहुत उपयोगी है हमारे लिए, यानी कि एक संसाधन का ही प्रकार है। लेकिन इस गैस को देखिए सिलेंडर के अंदर पैकिंग किया जाता है, फिर ये आपके घर तक पहुंचती है। तो इसका मतलब क्या है कि इस चीज को बनाने के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। और एग्जांपल लीजिए ज्योग्राफी के हिसाब से, मान लीजिए कोई मेटल है, जैसे कि आप लोग देखेंगे भाई स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा है रसोई घर में। तो ये जो स्टील के बर्तन है, तो स्टील क्या है, मेटल है, हमारी प्रकृति से ही मिलती है, लेकिन इसको बर्तन की शेप देने वाला कौन है, टेक्नोलॉजी ही है, जिसकी मदद से ये जो वस्तु या पदार्थ हमारे पर्यावरण के अंदर ये क्या बनते हैं, उपयोगी बनते हैं। इस प्रकार से यानी कि हमारी प्रकृति के अंदर ऐसी वस्तुएं जो कि हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि उसको उपयोगी बनाने के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध होगी। उसके अलावा क्या होगा बताया, देखिए टेक्नोलॉजी क्या होगी, उपलब्ध होगी। उसके अलावा ये जो पदार्थ है ये क्या होंगे, आर्थिक रूप से भी ये सक्षम होने चाहिए। आर्थिक रूप से सक्षम का क्या मतलब है, आर्थिक रूप से सक्षम का मतलब है कि भाई इनकी कोई ना कोई क्या होती है, आर्थिक मूल्य होता है इनका, ठीक है, आर्थिक महत्व होता है इनका किसी भी उपयोगी पदार्थ का। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई प्रकृति से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लोहा प्राप्त होता है, जिससे बाद में क्या बनता है, उसका संशोधित जो रूप है स्टील बनता है। या मान लीजिए कहीं से तांबा निकाला जाता है, तांबे के बर्तनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर है वो तांबे से बनाए जाते हैं। तो इन सब चीजों का क्या है, अपना अपना कोई ना कोई इनका आर्थिक मूल्य जरूर होता है। आर्थिक इनका क्या होगा, मूल्य इनका होना जरूरी है और ये होता भी है। आर्थिक मूल्य में ये क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। जो संसाधन है वो आर्थिक मूल्य में सक्षम होते हैं। और जैसे एग्जांपल लीजिए गोल्ड है, प्रकृति से निकाला जाता है, उसका क्या है, बहुत ज्यादा उसका आर्थिक मूल्य होता है। इसके अलावा आर्थिक मूल्य में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। निकालने के लिए भी इनको लागत लगानी पड़ती है। मान लीजिए कहीं माइनिंग करके आप लोग तांबा निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी खर्चा करना पड़ेगा, और बाद में उसको प्रोसेस करने के बाद जो संसाधन हमारे पास निकलकर सामने आता है तो उससे भी अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई उपयोगी वस्तु बन रही है, तो उसका क्या होगा, आर्थिक मूल्य होगा। यानी कि अगर भाई लागत में लगाया गया है तो बाद में भी उससे क्या मिलेगा, उचित मूल्य मिलेगा। उसके अलावा क्या होता है, संसाधनों का अपना सांस्कृतिक महत्व होता है। सांस्कृतिक इनका क्या होता है, महत्व होता है, ठीक है। इनका सांस्कृतिक महत्व का क्या मतलब है कि जो अभी हम देखिए डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं संसाधन की, तो बताया कि उपयोगी पदार्थ रहेंगे,
टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उनके लिए, इनका आर्थिक मूल्य भी होगा। सांस्कृतिक महत्व क्या है कि भाई जो हमारा समाज है, जहां सोसाइटी के अंदर वो चीजें इस्तेमाल हो रही है, तो लोग ही उस चीज को क्या बनाते हैं, संसाधन बनाते हैं। देखिए जैसे प्रकृति से हम लोगों को कोयला मिलता है, अब कोयला जिस प्रकार से मिलता है तो कोयले का इस्तेमाल क्या है, कोयले का इस्तेमाल करना इंसान जानता है, तो क्या है उसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व है उसका कोयले का, यानी कि उसका कोई ना कोई इस्तेमाल है। प्रकृति से तो भाई पत्थर भी मिलते हैं, अनेक प्रकार की चट्टानें भी मिलती है, उनका क्या इस्तेमाल है, उनका कोई भी यूज नहीं है। अब देख लीजिए जैसे कि सोना प्रकृति से हमें मिला, तो उसका क्या है, अपने एक अलग ही सांस्कृतिक महत्व है। लोहे का भी सांस्कृतिक महत्व रहेगा। कुछ ना कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई भी किस्म का कोई सांस्कृतिक महत्व नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल यही लेके चलेंगे, जैसे कि कोयले का मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल करना जो सोसाइटी है वो जानती है, इसलिए क्या है उसका सांस्कृतिक महत्व है। तो इसके अलावा देखिए इन सब संसाधनों को किताब में बताया गया है कि जो संसाधन है वो देखिए आप लोगों को ये नहीं समझना है कि केवल और केवल प्रकृति से ही मिलते हैं। संसाधन जो है वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करता है, प्रकृति के साथ क्रिया करता है, यानी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करता है, और उसी का ही नतीजा क्या है कि जो संसाधन है वो उपयोगी वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो मानव क्या करता है, अभी मैंने बताया कि मानव अपनी टेक्नोलॉजी के साथ क्या करेगा, प्रकृति के साथ यानी कि नेचर के साथ कोई ना कोई प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बनेगा, और उसकी वजह से ही क्या होगा कि जो देश है उसका आर्थिक विकास होता है। ठीक है, समझ गए ना। मानव और टेक्नोलॉजी मिलकर क्या करेगी, प्रकृति के साथ क्रिया करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कि मानव अपनी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ही क्या करेगा, जो माइनिंग होती है, जो खाने होती है, वहां से खनिज पदार्थों को निकालेगा, तांबे को निकालेगा, लोहा निकालेगा, अन्य धातुएं निकालेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। और जब देश का आर्थिक विकास होगा तो उसको बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, कोई ना कोई संस्था का निर्माण करना होगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे भाई कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भेल है, ठीक है, सेल है, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार की क्या होता है, फिर बाद में संस्था का क्या होता है, निर्माण होता है। इनको कंट्रोल करने के लिए ही देश को एक आर्थिक विकास की अच्छी दिशा में बढ़ाने के लिए, इस प्रकार से। तो ये थी भाई पूरी डेफिनेशन कि किस प्रकार से संसाधन जो है क्लास 10th के अंदर डेफिनेशन दी गई है। अब बढ़ेंगे आगे। अगर संसाधनों की भाई समझ गए हैं कि आप लोग संसाधन क्या होते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि जो संसाधन है ये कितने प्रकार के होते हैं। इनको देखिए वर्गीकरण करेंगे हम लोग, संसाधनों का वर्गीकरण। अब ये देखेंगे कि जो संसाधन है ये कितने प्रकार के होते हैं। अब संसाधन जो है भाई आपकी पुस्तक में कई आधार पर अलग अलग प्रकार के अंदर विभाजित किए गए हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने आधार पर विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि किस प्रकार से प्रकृति में जो संसाधन है इनकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो जो संसाधन है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं भाई जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन का मतलब है यानी कि बायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला देखिए, जो पहला मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर, तो पहला कौन सा है, यह है आपका जैव संसाधन। जैव संसाधन जो है ये कहां पर मिलेंगे, बायोस्फीयर के अंदर मिलेंगे। बायोस्फीयर क्या होता है, जहां पर देखिए हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर मिलते हैं, जहां पर जीवन पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। तो बायोस्फीयर में आप लोगों को क्या मिलेंगे भाई, जीवित प्राणी ही तो मिलेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि प्लांट है, प्लांट्स हो गए और
एनिमल। ठीक है, इनकी जितनी भी वैरायटियां होती है ये सब किसके अंदर शामिल है, जो बायोटिक रिसोर्स है, यानी कि जो जैव संसाधन है इसके अंतर्गत ये शामिल है। दूसरा प्रकार कौन सा होगा, एबायोटिक रिसोर्स, यानी कि अजैविक संसाधन। इसके अंदर ऐसी चीजें आएंगी जो कि नॉन लिविंग है, जिनके अंदर की जीवन नहीं है। इस प्रकार की चीजों को किसमें रखा गया है, यहां देखेंगे अजैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन। इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए जैसे कि रॉक्स हैं, ठीक है, जो चट्टानें निकलती हैं, ये क्या है, नॉन लिविंग का एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जैसे कि कोई भी मेटल है, धातु कोई भी ले लीजिए एग्जाम्पल में, ठीक है, ये सब क्या है तो प्रकृति से प्राप्त उत्पत्ति के हिसाब से, लेकिन ये क्या है, नॉन लिविंग है। ये इस कैटेगरी के अंदर रखी गई है। ये ध्यान रखेंगे, जल है, पर्वत है, इस प्रकार से। ठीक है, नदियां, नाल, ये सब क्या है, अजैविक के अंदर रखी जाती है। अब दूसरी कैटेगरी होगी, यहां पर उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के थे। उसके बाद देखेंगे अन्य किस आधार पर संसाधनों को विभाजित किया गया है। तो इसके बाद है आपका समाप्यता के आधार पर। ठीक है, समाप्यता के आधार पर, यानी कि समाप्ति के आधार पर, कि जो संसाधन है वो किस प्रकार से समाप्त हो रहे हैं उसके हिसाब से। तो यहां पर भी दो प्रकार आपको बताए गए हैं। अगर पहले की बात करें तो पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। तो ठीक, पहला कौन सा बताया, नवीकरणीय। नवीकरणीय देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि नया हो जाएगा, ये नवीकरणीय, यानी कि ऐसे संसाधन जो अगर एक बार खत्म हो गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, किसी भी प्रकार से फिजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से उन चीजों को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो संसाधन है वो किस श्रेणी में रखे गए हैं, नवीकरणीय, यानी कि जो रिन्यूएबल होते हैं उस रिसोर्स के अंदर ये रखे गए हैं, यानी कि एक बार खत्म होंगे तो दोबारा से नए बनेंगे। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे जैसे कि सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त होने वाली सोलर एनर्जी। भाई सूर्य का प्रकाश दिन भर पृथ्वी पर पड़ता है, एनर्जी मिलेगी, रात हो गई कोई बात नहीं, फिर क्या है, अगले दिन फिर से रिन्यू होगा, फिर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी, फिर से ये काम चलेगा। तो ये क्या है, नवीकरणीय के एग्जाम्पल थे। अगर और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा, उसी के अलावा आप लोग देखेंगे जो पवन ऊर्जा है, ठीक है, जो हवा की सहायता से जो ऊर्जा बनाई जाती है विंड माइल्स की द्वारा, पवन चक्कियों के द्वारा, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, नवीकरणीय संसाधनों का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे जैसे कि जल है, जल कभी खत्म नहीं हो सकता, पृथ्वी पर जितना जल है हमेशा वो उतना ही बना रहेगा। ठीक है, तो क्या है, ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स है। उसके अलावा देखेंगे जैसे कि वन है, फॉरेस्ट है, जैसे कि उसके अलावा वन्य जीवन है। ठीक है, वन के अंदर जितने भी प्रकार के जीव जंतु, ये सब क्या है, नवीकरणीय जो रिसोर्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं। बढ़ेंगे आगे, दूसरा मैंने आपको बताया था अनवीकरणीय, यानी कि नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय। ऐसे अब यहां पर बात होगी जो कि एक बार खत्म तो खत्म, दोबारा से वो नए नहीं बन सकते। अब यहां पर ऐसे संसाधन जो कि देखिए पृथ्वी के अंदर होने वाले भाई जो भूगर्भिक एक्टिविटी है उनके फलस्वरूप बने हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो कोयला है, उसके अलावा आप लोग देखेंगे भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस है। तो ये कोई एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है कि प्रकृति के अंदर ये सब चीजें बन गई है। कोयले को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगा है। तो इस प्रकार के ये संसाधन जो कि बने हैं, लेकिन देखिए जो कोयला है ये क्या है, सीमित मात्रा में है। अगर ये पृथ्वी से एक बार खत्म हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर से बनने में लगेंगे इसको लाखों करोड़ों वर्ष, तब तक कौन देखेगा इन चीज को। तो अनवीकरणीय इस प्रकार के हैं। अगर इसकी और एग्जाम्पल आप लोग दें, जैसे कि देखिए अभी मैंने आपको बताया जैसे कि कोयला है, ठीक है, कोयला है। उसके अलावा अगर आप और देखेंगे जैसे कि अभी बताया नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इस प्रकार के एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे अनवीकरणीय रिसोर्स के अंदर रखे गए हैं। तो यहां पर दो प्रकार देखे। बढ़ेंगे आगे, अन्य देखिए किस आधार पर ये जो हमारे रिसोर्स है इनको डिवाइड किया गया है। तो तीसरा हमारा प्रकार है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि
ओनरशिप के आधार पर, स्वामित्व, स्वामित्व यानी कि भाई मालिक कौन है किसी रिसोर्स का, उसके आधार पर क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो देखिए इसके आधार पर कितने प्रकार के रिसोर्स हो सकते हैं। तो अगर पहले प्रकार की बात करें तो ये होगा व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो कि किसी एक व्यक्ति की ही प्रॉपर्टी है, उस एक व्यक्ति से ही संबंधित है। जैसे कि एग्जांपल सिंपल सा, किसी व्यक्ति ने अपने घर में हैंडपंप लगवा रखा है, ठीक है, जो भूमिगत जल को खींचकर बाहर लाता है। तो हैंडपंप लगा रखा है, एक रिसोर्स ही है, पानी का इस्तेमाल हो रहा है यहां पर, लेकिन क्या है उसका वो पर्सनल रिसोर्स है, ठीक है। जैसे कि समरसीबल लगवा रखा है, या भाई किसी की जो मिट्टी होती है सॉइल, ये भी तो क्या है रिसोर्स है। अगर किसी व्यक्ति का भाई अपना खेत है तो ये भी क्या है एक व्यक्तिगत रिसोर्स का प्रकार है, पर्सनल रिसोर्स का, ठीक है। ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये समझ गए हैं आप लोग। व्यक्तिगत सोर्स का प्रकार क्या है ये आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। व्यक्तिगत, तो ये इस सोर्स का जो मैंने रिसोर्स का बताया एग्जांपल, ये लोग ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, जो इसी का ही दूसरा एग्जांपल है वो है सामुदायिक। सामुदायिक के अंदर आप लोगों ने भाई पढ़ा होगा कहीं पर, जैसे कि सामुदायिक चिकित्सा केंद्र। इसका क्या मतलब है सामुदायिक का, कि भाई ये एक जो मान लीजिए कोई छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, जहां की आबादी बिल्कुल यानी कि छोटी सी है, गांव ही है वैसे, तो यहां पर क्या है सभी गांव वालों का ये एक कॉमन यहां पर हॉस्पिटल है, जो कि क्या कहलाएगा, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि कोई सोसाइटी है यानी कोई कॉलोनी है, कॉलोनी वालों ने मिलकर अपना एक पर्सनल पार्क बना रखा है, ठीक है। वो क्या है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सभी कॉलोनी के लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार की अगर कोई प्रॉपर्टी है या भाई ये संसाधन ही तो है, क्योंकि ये हमारे भाई पार्क है या फिर हॉस्पिटल बताइए, भी क्या है अपने आप में एक संसाधन ही है, जो कि क्या है उपयोगी है मानव के लिए। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, सामुदायिक के अंदर ये एग्जाम्पल आ जाएंगे। उसके अलावा बढ़ेंगे आगे, तो ये बी था, सी के अंदर देखेंगे अब जो रिसोर्स है वो है नेशनल रिसोर्स यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन थोड़ा सा देखेंगे, तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होंगे, हम भारत देश के निवासी हैं, तो आप देखिए ऐसी चीजें याद करिए जो कि क्या है आपकी खुद की नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि सड़क है, जैसे कि रोड है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक जो नेशनल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। उसके अलावा देखेंगे नहरों की व्यवस्था की गई है सिंचाई के लिए। उसके अलावा भाई रेलवे देखेंगे आप लोग, तो ये सब क्या है, ये राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, यानी कि ये राष्ट्रीय संसाधन की तरह काम करते हैं। तो एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि रोड है, उसके अलावा देखेंगे जो कैनाल सिस्टम होता है, नहरें हो गई, उसके अलावा जो रेलवेज है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, राष्ट्रीय रिसोर्स के एग्जाम्पल है, नेशनल रिसोर्स के। उसके अलावा देखेंगे जो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर और क्या आएगा, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि भारत का जो भाई पूरा भौतिक स्वरूप आप लोग देखते हैं, जो मैप के अंदर देखते हैं कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, तो भारत के नक्शे के अंदर जो भी भूमि आ रही है, जो भी यहां पर खनिज आएगा भारत के अंतर्गत, तो ये सब चीजें क्या है, यहां पर किसका अधिकार होगा, भारत देश का ही अधिकार होगा। तो ये सब क्या है, राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, यानी कि अभी मैंने बताया कि देश की सीमा के अंदर, ठीक है, देश की सीमा के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे कि मिनरल्स है यानी कि खनिज है, भाई जल है, वन है, इस प्रकार से ये सब चीजों पर किसका अधिकार है, भारत सरकार का ही अधिकार है। और ये क्या है, राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है, नेशनल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो क्या ये भारत की भाई जो आप लोग देखते हैं भाई सीमा जो देखते हैं मैप के अंदर जो बाउंड्री, क्या ये वहीं तक ही सीमित है, भाई बाउंड्री के अंदर तो जो चीजें दिखाई दे रही है वो चीजें तो भारत की प्रॉपर्टी है ही है। लेकिन उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जब समुद्र की बात आती है तो उस मामले में ये जो अधिकार है ये और आगे तक बढ़ जाता है। किस प्रकार से अभी हम लोग समझेंगे।
तो सबसे पहले देखिए एक मैप बनाएंगे छोटा सा, उसकी सहायता से देखेंगे। जो चीज अभी मैं आपको बताने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो देखिए एक भारत का, भाई प्रायद्वीपीय भारत का एक हल्का सा मैप बनाएंगे हम लोग। तो इस प्रकार से ये देखेंगे, ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा इस प्रकार से। तो यहां पर ये देखेंगे कि ये बाउंड्री है, मेन सीमा है, ऊपर भी है भारत। तो ये अंदर की जो भी चीजें हैं ये सब, जैसे कि बताया खनिज है, यहां पर कोई भी जल पाया जाता है, भूमिगत जल हो, कहीं कोई ग्लेशियर हो, उसके अलावा कहीं पर झीलें वगैरह हैं, पर्वत पठार, ये सब क्या है, भारत का ही है। जो भी खनिज मिलेगा वो सब भारत का ही है। उसके अलावा यहां पर एक चीज समझनी है कि इस सीमा से बाहर भी, जब यहां पर भाई बात आती है किसकी, समुद्र की बात आती है, सी या फिर ओशन की बात आती है, तो उसके अंदर क्या है कि ये जो अधिकार क्षेत्र है भारत का, इसकी सीमा हम लोगों को जाननी है कि ये कहां तक है। तो यहां पर देखेंगे कि 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल, ये समुद्री जो है दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल माइल। तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, भारत का अधिकार यहां पर रहेगा, संपूर्ण अधिकार रहेगा देश का, ठीक है, पूरी तरह से। तो यहां पर देखेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत मैंने बनाया है यहां पर, तो ये क्या है, भारत के तटीय प्रदेश है, यहां पर भारत की तट रेखा है यहां पर। तो तट रेखा जो है ये देखिए, जब आप जूम करके देखेंगे तो काफी ये कटी फटी रहती है। तो कटी फटी रेखा को बिल्कुल क्या है, एक सीधी लाइन के द्वारा मिला दिया जाता है। तो इससे क्या बनेगी, एक आधार रेखा का निर्माण होगा। अब जो भी दूरी यहां से मापी जाएगी वो क्या कहलाएगी, आधार रेखा से ही मापी जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो तट है वो इस प्रकार से रहता है कटा फटा, तो इसको समान दूरी से मिला दिया जाता है। अब ये जो लाइन बनी है ये आधार रेखा कहलाएगी। तो आधार रेखा से हम लोग देखेंगे इस प्रकार 12 नॉटिकल माइल तक क्या होगा, यहां तक भारत का संपूर्ण अधिकार रहेगा। और ये जो 12 नॉटिकल माइल का इस प्रकार से ये जो क्षेत्र बना है इस प्रकार से पूरा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे देखिए प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाएगा इसको, प्रादेशिक समुद्री सीमा। यह है प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये होते हैं 1.85 किलोमीटर। तो एक नॉटिकल माइल में ये चीज नोट कर लेंगे कि कितने होते हैं, 1.85 किलोमीटर होते हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो ये लगभग देखिए 22.2 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस बनेगी। यानी कि आधार रेखा से 22 किलोमीटर लगभग तक क्या है, प्रादेशिक समुद्री सीमा है। टेरिटोरियल यहां पर क्या है, सी, टेरिटोरियल सी कहेंगे, इसके अंदर जो भी पानी रहेगा टेरिटोरियल सी। तो यहां पर भारत का संपूर्ण अधिकार है, भारत यहां पर कुछ भी कर सकता है, ये चीज नोट रखेंगे। उसके बाद देखिए भाई बुक में इतना ही है, बाकी अभी हम जब लोग वो पढ़ेंगे ना, इसके अंदर एक और टाइप है, जैसे कि स्वामित्व के आधार पर, ये तो क्या था, नेशनल रिसोर्स था। इसके बाद आएगा इंटरनेशनल रिसोर्स आएगा। तो उसी चीज को समझने के लिए यहां पर एक बार फिर से देख लेंगे, पूरा ही देख लेंगे कि किस प्रकार की सीमाएं रहती हैं। तो देखिए इसके बाद 12 नॉटिकल माइल तक देख लिया। उसके बाद एक और सीमा निर्धारित की गई है कि आधार रेखा से जब तक आप लोग चलेंगे 24 नॉटिकल माइल, ठीक है। 12 तक तो क्या है, ये चीज ध्यान रखेंगे, 12 तक तो प्रादेशिक समुद्री सीमा है। 12 से 24 का मतलब, ठीक है, 12 से जब 24 तक चलेंगे तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, अब ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे संलग्न क्षेत्र कहा जाएगा, संलग्न क्षेत्र कहा जाएगा, कॉन्टिग्युअस जोन इसको कहा जाएगा। तो ये संलग्न क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है यहां का, अब यहां पर मैंने बताया कि जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है ये वाली, यहां पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। उसके बाद है संलग्न क्षेत्र यानी कि कॉन्टिग्युअस जोन, जो कि 12 नॉटिकल माइल यहां से लेकर आगे के 12 नॉटिकल माइल यानी कि टोटल 24 नॉटिकल माइल ये क्षेत्र बनेगा। ये क्या कहलाएगा,
संलग्न क्षेत्र कहलाएगा। भारत यहां पर क्या कर सकता है, अगर यहां पर कोई विदेशी जहाज आते हैं तो उनसे सीमा शुल्क ले सकता है। उसके अलावा इस क्षेत्र की साफ सफाई कर सकता है, यहां पर किसी भी प्रकार का कारोबार कर सकता है। उसके बाद एक और समुद्री सीमा देखेंगे कि आधार रेखा से ही इस प्रकार जब आप लोग आगे तक चलेंगे, आधार रेखा से ही कितना 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल यानी कि आप लोग देखेंगे 24 से लेकर आगे तक का हिस्सा, जो ये बीच का हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको कहा जाता है। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है यहां तक। तो यहां तक देखेंगे कि भारत के देखिए क्या क्या अधिकार हैं। भारत अगर चाहे तो यहां पर जो हिंद महासागर का हिस्सा है ना यहां पर, तो यहां पर क्या कर सकता है, कोई नए द्वीप का निर्माण कर सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से चीन क्या करता है, कचरे वगैरह की डंपिंग करके भी समुद्र के अंदर नए द्वीपों को बसा लेता है, तो इसी प्रकार से यहां पर भारत देश नया द्वीप बना सकता है। कई आप लोग देखेंगे कि अनुसंधान कार्य जैसे कि परमाणु बम वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाता है परीक्षण के लिए, कि समुद्र के अंदर विस्फोट करके देख लिया, इस प्रकार के कई कार्य किए जाते हैं। तो ये एक्टिविटी भी भारत यहां तक के क्षेत्र में कर सकता है। और यहां पर किसी भी प्रकार के अगर कोई रिसोर्स मिलते हैं तो वो क्या करेगा, भारत देश अपने लिए जुटा सकता है इस प्रकार से। इसके बाद का जो समुद्र होगा यहां का हिस्सा, तो ये क्या है, ये भारत का नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल वाटर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है, अंतरदेशीय, भाई यहां पर जल क्षेत्र आ जाएगा। अब ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय संसाधन के बारे में, आप लोग समझ गए हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या है कि देश की सीमा के भीतर जो संसाधन है वो तो देश के है ही हैं, उसके अलावा जल के क्षेत्र में भी आपने देखा कि 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, भारत का संपूर्ण अधिकार रहेगा, 22 किलोमीटर लगभग तक। ये चीज समझ गए हैं, एक नॉटिकल माइल में कितना, 1.85 किलोमीटर, इस प्रकार से। तो उसके बाद बढ़ेंगे आगे, देखेंगे इंटरनेशनल यानी कि भाई अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो यहां पर इंटरनेशनल रिसोर्स में केवल यही बताया गया है कि भाई जो 200 नॉटिकल माइल के बाद का क्षेत्र है ये क्या है, इंटरनेशनल वाटर है, और ये क्या है, यही क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं 200 नॉटिकल माइल से परे का जो क्षेत्र है, उससे दूर का जो क्षेत्र है वो क्या है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इनके लिए भाई अंतरदेशीय संगठन बनाए जाते हैं। जैसे कि रिसोर्स के लिए ही बनाया गया है इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल, इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल बनाया गया है इस प्रकार से। ठीक है, जो भी अंतरराष्ट्रीय जो खनिज वगैरह है उनकी देखरेख के लिए इस प्रकार से। तो ये था स्वामित्व के आधार पर खनिजों का, ये संसाधनों का भाई क्या प्रकार है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, नंबर 4 यहां पर देखेंगे विकास, विकास के स्तर के आधार पर, इनके विकास का क्या स्तर है उसके आधार पर। तो यहां पर है सबसे पहला, जिसका की नाम है संभावी संसाधन, संभावित संसाधन। ये ऐसे संसाधन है जहां पर यानी कि भाई सीधा सा है, किसी भी क्षेत्र के अंदर हमें पता है कि यहां पर कोई ऐसा पदार्थ मिल सकता है जो कि मानव जाति के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। जैसे कि जो हिमालय का क्षेत्र है यहां पर क्या है भाई, थोड़ा यूरेनियम के भंडार होने की आशंका है, यानी कि ये उपयोगी हो सकता है परमाणु ऊर्जा के लिए, लेकिन उसको अभी निकालने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है। दुर्गम क्षेत्र है हिमालय, टेक्नोलॉजी का भी अभाव है। इसकी वजह से क्या है, संभावित संसाधन है, यानी कि संसाधन तो है लेकिन भविष्य में इनके उपलब्ध जो है यूज में आने की आशंका है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे कि यूरेनियम है कहां पर, हिमालयी क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे कि हिमालय के क्षेत्रों में यूरेनियम मिला है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे और एग्जाम्पल ले, जैसे कि
पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अगर आप एग्जांपल ले, जैसे कि जो राजस्थान का क्षेत्र है, जो पश्चिमी भाग है, खासकर राजस्थान है, गुजरात का जो तटीय प्रदेश है, यहां पर क्या है, बहुत तेज गति की पवनें चलती हैं। तो यहां पर पवन चक्कियां लगाकर पवन ऊर्जा बनाई जा सकती है। इस पवन का एक समुचित उपयोग यानी कि इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में, ठीक है, कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। यानी कि ये एक संसाधन तो है, संभावी संसाधन है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे राजस्थान और गुजरात में क्या, जैसे कि पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होना अभी बाकी है, हिमालय से यूरेनियम निकलना अभी बाकी है। उसके अलावा देखिए बढ़ेंगे आगे, नंबर 1 था। नंबर 2 देखेंगे विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे हैं जिनका हमें सब कुछ पता है, सर्वेक्षण उसका हो चुका है, मात्रा भी पता है, उसकी गुणवत्ता भी पता है, ये सब चीजों की जानकारी हम लोगों को है। एग्जाम्पल इसके दुनिया भर के हैं, जैसे कि भाई सब चीज, जो चीज अभी इस्तेमाल में आ रही है, जैसे कि कॉपर माइंस देखेंगे कि राजस्थान के खेतड़ी में, ठीक है, कॉपर की जो खाने हैं। उसके अलावा भारत के अंदर और भी जहां से भी कोई खनिज निकल रहा है तो उनका क्या है, सब चीजों का हमें पता रहता है, ठीक है, उनकी मात्रा भी पता है, वहां से जो है लगातार खनन हो रहा है, वो रनिंग में है, ठीक है। ये तो ये क्या है, विकसित संसाधन होते हैं ऐसे। उसके बाद और बढ़ेंगे आगे, विकास के स्तर पे ही संभावित संसाधन, विकसित संसाधन। उसके बाद है भंडार, ठीक है, ये भी रिसोर्स का ही प्रकार है, भंडार। तो ये क्या है, प्रकृति के अंदर ही ऐसे उपयोगी पदार्थ जो कि प्रकृति के अंदर ही उपलब्ध हैं, ठीक है, प्रकृति के अंदर उपलब्ध पदार्थ है, लेकिन उनका क्या है, और ये टेक्नोलॉजी नहीं है, यहां भी टेक्नोलॉजी का जो है अभाव है। प्रकृति के अंदर या फिर पर्यावरण के अंदर ऐसे उपयोगी पदार्थ जो कि मानव जाति के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, टेक्नोलॉजी का अभाव है। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, भंडार का ये एग्जाम्पल है। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, भाई जो पानी है ये किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, दोनों ही क्या है, गैसें हैं और ज्वलनशील गैसें हैं। तो वैज्ञानिक भाई ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करें कि ये जो पानी है ये किसकी तरह कार्य करने लगे, पेट्रोल की तरह काम करने लगे। हो सकता है ना ऐसा, दोनों गैसें ही हैं, हाइड्रोजन भी ज्वलनशील है, ऑक्सीजन भी ज्वलनशील है। अगर इसका ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो ये क्या है, पानी और भी अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन अभी ये सब चीजें क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, तो ये क्या है, भंडार का एग्जाम्पल है। तो क्या है, ये उपलब्ध तो है लेकिन और उपयोगी साबित भी हो सकता है, पानी का एग्जाम्पल, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अभी क्या है, ये भंडार की श्रेणी में ही है। उसके अलावा है संचित कोष, ये भी एक रिसोर्स का ही एग्जाम्पल है, संचित कोष। तो ये भी इसी का ही एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं, सेम ये भंडार की तरह ही है, ठीक है, यही भाई टेक्नोलॉजी वगैरह उपलब्ध नहीं है, इसी प्रकार का है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ यहां पर डेफिनेशन देखी, उसके अलावा क्लासिफिकेशन किया, यहां पर डिवाइड किया, वर्गीकरण किया कि जो रिसोर्स है कितने प्रकार के होते हैं। जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।